नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी विषय की एक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी प्रस्तुति को देखने से पूर्व मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल साथ लेकर बैठें। प्रस्तुति के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष आएंगे उन्हें साथ साथ नोट करते रहें, ताकि अंत में जो आपके लिए स्व आकलन हेतु प्रश्नावली प्रस्तुत की गई है वीडियो में, उनके आप उत्तर सही सही दे सकें। तो आओ आज की प्रस्तुति की ओर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जो कि लेखक प्रदीप तिवारी द्वारा रचित है, का अध्ययन करेंगे। आओ अपनी प्रस्तुति के उद्देश्यों की ओर आपको ले चलूं। उद्देश्य: इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ का सार, पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ के गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या तथा अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर का प्रारूप कैसा होता है, हमें किस प्रकार उनका हल करना होगा, यह आप समझ पाएंगे। पाठ में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन आप समझ पाएंगे तथा अंततः जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ का जो मूल भाव है वह भी आप इस प्रस्तुति के अंत तक जान पाएंगे या समझ पाएंगे। अब मैं आपके समक्ष जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत पाठ के लेखक श्री प्रदीप तिवारी हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि पहले मूक फिल्में बनती थीं, किंतु 14 मार्च 1931 से भारत में बोलने वाली फिल्में बनाई जाने लगी। इस प्रकार लेखक ने यहां भारतीय सिनेमा के विकास के इतिहास पर प्रकाश डाला है। लेखक ने बताया है कि भारत में 14 मार्च 1931 में एक ऐसी फिल्म का निर्माण किया गया जिसमें पात्रों की आवाज सुनाई देती थी। इससे पहले सभी फिल्में मूक होती थीं। बोलने वाली सर्वप्रथम फिल्म का नाम है आलम आरा। ध्यान से सुने तथा नोट भी करें। बोलने वाली सर्वप्रथम फिल्म का नाम है आलम आरा। इसके निर्माता थे अर्देशीर एम ईरानी। श्री अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलने वाली फिल्म शो बोट देखी। कौन सी? शो बोट देखी। कब देखी? 1929 में। यह फिल्म ही उनकी प्रेरणा बन गई। उन्होंने बोलने वाली फिल्म बनाने का निश्चय कर लिया। आलम आरा फिल्म एक पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक की कहानी को आधार बनाकर बनाई गई थी। श्री एम ईरानी ने माना है कि उस समय उनके पास ना तो संवाद लेखक था, न ही गीतकार व संगीतकार था। संगीत के लिए तबला, हारमोनियम व वायलिन का ही प्रयोग किया गया। आप दृश्य में तबला, हारमोनियम तथा वायलिन देख भी पा रहे हैं। पार्श्व गायक पीछे से संगीत गाने वाला।
यहाँ पार्श्व गायक KWM खान थे। मूक फिल्म के युग में शूटिंग दिन में ही होती थी, किंतु आलम आरा की शूटिंग रात के समय में भी की गई। इससे बनावटी प्रकाश की व्यवस्था का आरंभ हुआ। विद्यार्थियों, आगे ध्यान से सुने। आलम आरा फिल्म के अभिनेता विट्ठल व अभिनेत्री जुबैदा थीं। अभिनेता कौन था? विट्ठल तथा अभिनेत्री कौन थी? जुबैदा थी। यह एक मौज मस्ती वाली फिल्म थी। 14 मार्च 1931 को यह फिल्म मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में पहली बार दिखाई गई। यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी रील से बनी थी। इसे बनाने में 4 महीने लगे। लोगों के लिए यह नया अनुभव था। इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे महान कलाकारों ने भी अभिनय किया था। आगे चलकर ये कलाकार फिल्म उद्योग के आधार स्तंभ बने। आलम आरा फिल्म की सफलता के पश्चात भारतीय फिल्मों में एक नया युग आरंभ हुआ था। आलम आरा के निर्माता अर्देशीर M ईरानी को सन 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया है। ध्यान से सुने, उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया है। भारतीय सवाक फिल्मों में न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के, दादा साहब फाल्के ने सिनेमा जगत के सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर की उपलब्धि को सम्मानित किया। यहीं से सवाक फिल्मों का आरंभ हुआ। आज सवाक फिल्मों का भविष्य उज्जवल है। आप देख पा रहे हैं दादा साहब फाल्के का दृश्य मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। पाठ का सार जानने के उपरांत आओ जाने कठिन शब्दों के अर्थ। ध्यान से सुने। सजीव, सजीव का अर्थ है जीवित। सवाक, सवाक का अर्थ है बोलने वाले। तारीख, तारीख का अर्थ है तिथि। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। दौर, दौर का अर्थ है समय। मूक, मूक का अर्थ है गूंगी। लोकप्रिय, लोकप्रिय का अर्थ है लोगों में चर्चित। शिखर, शिखर का अर्थ है चोटी। अगला शब्द है प्रदर्शित। इसका अर्थ है दिखाई गई। पटकथा, इसका अर्थ है फिल्म की कहानी। खुदा, खुदा का अर्थ है ईश्वर। पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे गाने वाले। कृत्रिम, इसका अर्थ है बनावटी। व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ है प्रबंध। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का अर्थ है प्रमाण। स्टार, स्टार का अर्थ है अभिनेता। फैंटेसी, फैंटेसी का अर्थ है मौज मस्ती। पारिश्रमिक, परिश्रम के बदले मिलने वाला धन। चर्चित, चर्चित का अर्थ है प्रसिद्ध। स्टंटमैन, स्टंटमैन का अर्थ है
कर्तव्य दिखाने वाला व्यक्ति। मौजूद, मौजूद का अर्थ है उपस्थित। अनोखा, अनोखा का अर्थ है निराला। पौराणिक, इसका अर्थ है प्राचीन। प्रशासक, इसका अर्थ है शासन करने वाला। आगे देखें, सम्मानित, सम्मानित का अर्थ है आदर करना। प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ होता है योग्यता। कद्र करना, महत्व देना। आजादी, आजादी का अर्थ है स्वतंत्रता। सार्वजनिक, सार्वजनिक का अर्थ है सभी जनता का। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ है छवि। केश सज्जा, इसका अर्थ है बाल सजाना। उपलब्धि, इसका अर्थ है विशेष देन। प्यारे बच्चों, अब तक आपने पाठ का सार तथा पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थों को जान लिया है। अब मैं आपके समक्ष गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का प्रारूप प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सभी गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या यहां आपको नहीं समझा सकता, अतः एक प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी तरह आपने अन्य गद्यांशों की भी व्याख्या करनी है। तो गद्यांश है आपके समक्ष। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो यह है गद्यांश। इसकी हम सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है, इसका अध्ययन आगे करेंगे। गद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता श्री प्रदीप तिवारी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बोलने वाली फिल्मों के आरंभ के विषय में जानकारी दी है। तो विद्यार्थियों, यह है प्रसंग का प्रारूप। प्रसंग लिखते वक्त आपको पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम तथा लेखक लेखिका या कवि कवित्री का नाम लिखना होता है। इसके उपरांत उस पाठ या कविता में जो मुख्य बात है जो उस गद्यांश में कही जा रही है, उसका वर्णन आपने संक्षिप्त में यहाँ लिखना होता है। अब मैं आपको व्याख्या की ओर ले चलता हूँ। व्याख्या। लेखक ने गद्यांश में बताया है कि 14 मार्च 1931 का दिन भारतीय सिनेमा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तिथि को भारतीय सिनेमा में परिवर्तन हुआ था। इस दिन भारत में बोलने वाली फिल्मों की शुरुआत हुई थी। यह समय ऐसा था कि जब गूंगी फिल्में अपनी सफलता के शिखर पर पहुंच चुकी थीं, अर्थात उन फिल्मों ने खूब उन्नति कर ली थी। जिस वर्ष पहली बोलने वाली आलम आरा फिल्म बनी और उसको सिनेमा घरों में दिखाया गया, उसी वर्ष कई प्रसिद्ध मूक फिल्मों का निर्माण भी हुआ था। किंतु अब बोलने वाली फिल्मों के नए युग का आरंभ हो चुका था। अब बोलने वाली फिल्में बनाई जाने लगी थीं। आप दृश्य में देख भी रहे हैं, आलम आरा
फिल्म का दृश्य आपके समक्ष रखा गया है, जो पहली बोलती फिल्म थी, जो 14 मार्च 1931 को बनी थी। अब मैं आपके समक्ष विशेष पक्ष को रख रहा हूं। गद्यांश में विद्यमान विशेष इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, यहां बोलने वाली फिल्मों के आरंभ का वर्णन किया गया है। भाषा सरल एवं स्पष्ट है। कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। उर्दू एवं फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे दौर तथा तारीख। इसके अतिरिक्त उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जैसे बदलाव में बद उपसर्ग है तथा बोलना में ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, अब गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या समझाने के उपरांत मैं आपके समक्ष अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूं। गद्यांश, ध्यान से सुने। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर एम ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा या भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। यह है गद्यांश। अब इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर हम आगे देखेंगे। गद्यांश के प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, फिल्मों का दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। तीसरा प्रश्न है, किस फिल्म की किस नायिका की केश सज्जा लोकप्रिय हुई। चौथा, आलम आरा किस किस देश में पसंद की गई। तो इसके उत्तर इस प्रकार हम लिखेंगे। पाठ का नाम, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। लेखक का नाम, प्रदीप तिवारी। दूसरा जो उत्तर है वह इस प्रकार है, दर्शक फिल्मों के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से बहुत प्रभावित होते थे। तीसरा, माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना की केश सज्जा उस समय की महिलाओं में अत्यंत लोकप्रिय हुई। और चौथे प्रश्न का उत्तर है, आलम आरा भारत, श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया के देशों में बहुत पसंद की गई थी। अब मैं आपके समक्ष जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ का जो मूल भाव है वह रखने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुने तथा समझें। लेखक ने इस पाठ अर्थात निबंध में सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है। यह निबंध बिना आवाज के सिनेमा के आवाज के साथ सिनेमा में विकसित होने की कहानी को बयान करता है। इस पाठ में उस समय का वर्णन है जब सिनेमा में आवाज को शामिल किया गया था। ऐसी फिल्में जिसमें आवाज भी थी वे शिक्षा की दृष्टि से भी अर्थवान साबित हुई, क्योंकि अब लोग जहां एक तरफ सुन सकते थे वहीं दूसरी तरफ फिल्म के मुख्य भाग में दी गई सीख को समझकर अपने जीवन में उतार भी सकते थे।
ये थे पाठ के मूल भाव। आओ बच्चों, इस पाठ में आए विभिन्न व्याकरणिक बिंदुओं पर भी एक नजर डाल लें। सबसे पहला व्याकरणिक बिंदु आपके समक्ष जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह है द्वंद्व समास। क्या है द्वंद्व समास? आओ जानें। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय और अथवा या एवं आदि योजक का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हिंदी उर्दू अर्थात हिंदी और उर्दू, गायक अभिनेता, गायक और अभिनेता, ये दोनों द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला व्याकरणिक बिंदु है उपसर्ग। क्या है उपसर्ग? वह शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व अर्थात प्रारंभ में लगकर उस मूल शब्द के अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। विद्यार्थियों, उपसर्ग शब्दांश होता है। जैसे प्र जमा मुख प्रमुख, अभि जमा नेता अभिनेता। यहाँ प्र और अभि उपसर्ग हैं, मुख तथा नेता मूल शब्द है। इसी प्रकार सुदर्शन में सु उपसर्ग है, दर्शन मूल शब्द है। कुपात्र में कु उपसर्ग है तथा पात्र मूल शब्द है। तीसरा व्याकरणिक पहलू है प्रत्यय। वह शब्दांश जो मूल शब्द के उपरांत अर्थात पश्चात या अंत में लगकर उस मूल शब्द के अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे गीत जमा कार गीतकार। यहाँ गीत मूल शब्द है, कार प्रत्यय है जो गीत के पश्चात या अंत में लग रहा है। इसी प्रकार बोल मूल शब्द है, ना प्रत्यय है तो नया शब्द बना बोलना। लड़ना में ना प्रत्यय है, चिकनाहट में आहट प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, यहाँ कार, ना तथा आहट ये तीनों शब्दांश प्रत्यय का कार्य कर रहे हैं। अब आपके समक्ष मेरी प्रस्तुति का सारांश जो है वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस प्रस्तुति को देखने के बाद मेरे अनुसार आपने समझ लिया होगा जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ का सार। पाठ अर्थात निबंध में प्रयुक्त कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं वह भी आपको समझ आ गए होंगे। पाठ के गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या व अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर का प्रारूप कैसा होता है यह भी आपको समझ आ गया होगा। पाठ में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन आपको समझ आ गया होगा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ का जो मूल भाव है वह भी आपको समझ आ गया होगा। यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। अब मैं आपके समक्ष आपके स्व आकलन हेतु कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहा हूं। अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखें और इन प्रश्नों के उत्तर साथ साथ लिखते रहें तथा उनका मिलान करते रहें। पहला प्रश्न है आपके समक्ष। भारतीय सिनेमा की प्रथम सवाक फिल्म का नाम क्या है? ऑप्शन है उपकार, नया दौर, आलम आरा या मदर इंडिया। अपना उत्तर सोच समझकर लिखें।
तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है आलम आरा। आप इसका मिलान भी कर लें। दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष। भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है B.R. चोपड़ा, राज कपूर, दादा साहब फाल्के या रामानंद सागर। अपना जो उत्तर है कॉपी में आप लिख लें। जो सही ऑप्शन है, मैं इसका उत्तर आपको बताने जा रहा हूं। तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है दादा साहब फाल्के। तीसरा प्रश्न है आपके समक्ष। पहली बोलती फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है श्री B.R. चोपड़ा, श्री राज कपूर, श्री अशोक कुमार या श्री अर्देशीर M. ईरानी। तो इसका सही जवाब आप लिख लें। इसका सही जवाब है श्री अर्देशीर M. ईरानी। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय सवाक फिल्म आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन है 14 मार्च 1931 को, 18 मार्च 1931 को, 14 मार्च 1932 को या 14 मार्च 1933 को। अपना उत्तर सोच समझकर कॉपी में लिखें। मैंने कई बार पाठ के अंतर्गत इस तिथि को, इस तारीख को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इसका सही उत्तर है 14 मार्च 1931। पांचवा प्रश्न, आलम आरा फिल्म के नायक का क्या नाम था? ऑप्शन है देवानंद, विट्ठल, राजकुमार या अशोक कुमार। इसका सही जवाब आप लिख लें। अति शीघ्र मैं आपके समक्ष इसका सही जवाब प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है विट्ठल। छठा प्रश्न है आपके समक्ष। स्क्रीन पर देखें। आलम आरा फिल्म की नायिका का क्या नाम था? हेमा मालिनी, जुबैदा, माधुरी या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सोच समझकर अपनी कॉपी में लिखें। आशा है आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा। इसका सही उत्तर या जवाब है जुबैदा। सातवां प्रश्न है आपके समक्ष। यह प्रश्न व्याकरणिक पहलू को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है ईक, सिक, इक या क। ध्यान से सुने, पुनः देखें। ईक, सिक, इक या क। सही उत्तर है इक। अब आपके समक्ष मेरी आज की प्रस्तुति का मैं अंतिम स्व आकलन हेतु जो प्रश्न है वह रखने जा रहा हूं। यह प्रश्न भी व्याकरणिक पहलू को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। प्रश्न है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्र, प्रा, प्रति या एक। आपने सोच समझकर इसका सही जवाब अपनी
कॉपी में लिखना है। विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है प्रति। यहां प्रति उपसर्ग है जो एक मूल शब्द में लगकर प्रत्येक नवीन शब्द का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और आपने इसके अंतर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लिया होगा। मैं अंत में आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं।